नमस्कार। कल 5 अगस्त को 2018 में लखनऊ में उसामा तलहा, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे अंग्रेजी के, उनकी मृत्यु के आज 23 साल बाद उनके परिवार के लोग एक बड़ा कार्यक्रम पिछले 22 वर्षों से 23 वर्षों से कर रहे हैं और वो मीडिया को ही सेंट्रिक होता है। उसमें वो एक लेक्चर किसी अच्छे से बुला के लेक्चर दिलवाते हैं और कुछ मीडिया के जो बड़ी पर्सनैलिटी हैं उनको सम्मानित करते हैं। तो कल जो सम्मानित होने वाले मीडिया के 2 लोग थे, हरीश खरे जी और विनोद दुआ जी, और जो मेन लेक्चर दिया गया वो गोपाल कृष्ण गांधी जी ने अपना मुख्य बात रखी। गोपाल कृष्ण गांधी जी की बात मैं इसलिए जिक्र करके मेन उस पर आऊँगा कि उनका जो पूरा संवाद था वो आज देश की हालात जो हो गई है और उनके अनुसार एक जानी बूझी रणनीति के तहत पिछले काफ़ी दिनों से, ये उन्होंने नहीं कहा कि पिछले 5 साल से कि पिछले 50 साल से, लेकिन उनका कहना यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जनरली मेन इशू से डिस्ट्रैक्शन और डाइवर्जन की पॉलिटिक्स करने लगे हैं कि जो मेन इशू रहे उससे डिस्ट्रैक्ट हो आदमी और उससे डाइवर्ट हो, तो मेन इशू कभी आपका मुद्दा बन ही ना पाए। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हाल के दिनों में एक पुण्य प्रसून वाजपेयी का एबीपी न्यूज़ से जिस तरह से वो गए या हटाए गए या बर्खास्त किए गए या उन्होंने इस्तीफा दिया, जो भी हुआ, उस पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। मैं इसकी 2-3 मोटी बातें जरा इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज, देश का जो भी रिस्पेक्टेबल नेतृत्व है, जिसको आज भी देश याद करता है या देश उनकी तरफ देखता है, वो सब लोग कभी ना कभी पत्रकारिता से संपादक के तौर में, रिपोर्टर के तौर में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। वो पूरी लिस्ट है। अगर वो तिलक से शुरू करें तो तिलक, गांधी, सुभाष, भगत सिंह, मतलब आप किसका नाम ना लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, और हाल के दिनों में डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जो हम लोग जिनको हम लोगों ने जीवित देखा और जिनके साथ कुछ काम इंटरेक्शन हुआ और काम किया, चंद्रशेखर, सबने पत्रकारिता की उस पवित्रता को और उस ताकत को समझा और उसको उसमें अपनी तरह से उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन साथ में ये भी फैक्ट है कि मैं पत्रकारिता में बहुत लेट स्टेज में आया हूं, तो मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि एक बेंगलोर में कोई एक सेमिनार या कहीं था और वहां पे ऐसे ही बातचीत हो रही थी और थोड़ा मैं नया उस समय पत्रकारिता में था, तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि भाई जिस तरह की रिपोर्टिंग या जिस तरह की आप न्यूज़ देना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं बंदिशें होती हैं। तो मुझे मातृभूमि के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, नाम मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है, वो 65-70 साल के थे। वो शाम को मिले और उन्होंने मुझसे बेसिक पूछा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा पेपर कितने पृष्ठ का है? मैंने बताया 16 पृष्ठ का है, जिसमें 4 या 6 पृष्ठ रंगीन होते हैं। उन्होंने कहा उसकी कॉस्ट कितनी आती है? तो प्रिंटिंग कॉस्ट उस समय करीब 13-14 रुपये आती थी, आज हो सकता है बढ़ गई हो। जब प्रिंटिंग कॉस्ट बोलते हैं तो उस प्रिंटिंग कॉस्ट पे ये समझ लीजिए कि एक कॉस्ट होती है जो आप रिपोर्टर को, अपने एडिटोरियल टीम को, जो उसको ठीक करती है, खबर लगाती है, पेज बनाती है, मतलब जिसको प्री प्रिंटिंग बोलते हैं, वो कॉस्ट है, जिसमें कैमरामैन होता है, जिसमें तमाम तरह के खर्चे होते हैं। और फिर एक कॉस्ट प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है। प्रिंटिंग की कॉस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वो जो 16 पेज के अखबार है उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट अगर वो 3 रुपए का, उससे कई गुना ज्यादा होती है। और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। अखबार जब प्रेस में छप के आपके दरवाजे तक पहुंचता है, तो अब एक चीज समझिए, जैसे लखनऊ में मैं एक उदाहरण दे दूं, 3 रुपए का पेपर है तो करीब जो उसके सेंटर है, लखनऊ में जैसे 12 सेंटर हैं, दिल्ली में 28-30 सेंटर होंगे, तो वो जो उसको मैनेज करता है वो करीब करीब कहीं 50 पैसा, कहीं 60 पैसा तो कम से कम वो लेता है।
तो 3 रुपए में 60 पैसा वो ले गए, बचे 2 रुपए 40 पैसे। अब 2 रुपए 40 पैसे में 1.80, 1.70 जैसा आपका मामला तय है, ये आपके हॉकर लोग लेते हैं जो अपने को वेंडर कहलाते हैं। इनको अगर हॉकर बोलिए तो इनको बुरा लगता है, ये लोग वेंडर लोग हैं। और बड़े से बड़ा व्यापार, बड़े से बड़ा मीडिया का संपादक हो, बड़े से बड़ा रिपोर्टर हो, वो आके इस डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के सामने नतमस्तक रहता है। अब 1.70, 1.80 वो ले गए, 60 पैसा वो ले गए, हो गया 2 रुपया 40 पैसा। अब इसके बाद आपके जो लड़के जो वहां से पेपर उठा के वहां तक लाते हैं, फिर वो उसको कुछ सुपरवाइज करते हैं, ले दे के कहना यह है उस 3 रुपए में जो उसकी पेपर की जो आप मूल्य रखते हैं वो भी उसी में निकल जाता है, पैसा कुछ आता नहीं है। और ये सब पेपर के साथ लागू होता है, 5 पैसा 10 पैसा ऊपर नीचे। तो उन्होंने जब वो मातृभूमि के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पेपर की कॉस्ट क्या आती, लागत? तो हमने कहा 13-14 रुपया। कहना आप बेचते कितने में हो? हमने कहा 3 रुपए। तो उन्होंने कहा एक चीज समझ लो, और ये आप सब पाठक जो भी इसको देख रहा है उसको भी समझने के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो। प्रिंट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर 14 रुपए का पेपर आप 3 रुपए में पढ़ रहे हैं या 4 रुपए में पढ़ रहे हैं या 5 रुपए में पढ़ रहे हैं, तो ये जो 10 रुपए का गैप है, ये उनका कहना था और मैं भी महसूस करता हूं, इस पैसे को जो भी देगा खबर तो उसके हिसाब से चलेगी। ये बिना लाग लपेट के मैं बात कर रहा हूं। ये पैसा अगर सरकार दे रही है और अगर सरकार का चरित्र धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि अब सरकार का चरित्र इसलिए बदल रहा है क्योंकि नेताओं का चरित्र बदल रहा है, नेताओं का क्योंकि दलों का चरित्र बदल रहा है, जहां पे हम अपने बारे में कुछ भी खराब सुनने को नहीं तैयार हैं, तो फिर मैं आपके ऊपर लगाम लगाऊंगा। और ये मैं चाहूंगा कि अगर मैं तुम्हें एडवर्टीजमेंट दे रहा हूं, अगर मेरी बदौलत तुम्हारा पेपर चल रहा है, तो आपको खबर ऐसी छापनी होगी। मैं उसका एक उदाहरण भी आपको दे दूं जो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय सहारा का मतलब, अरे राष्ट्रीय सहारा माफ कीजिएगा, सुब्रत राय सहारा जी का एक दिन हुआ कि भाई ये अरेस्ट हो रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही थी। अब ये सुब्रत राय सहारा इस देश में अगर अरेस्ट होने जा रहे हैं तो ये बड़ी खबर है, और खास करके उत्तर प्रदेश और खास करके लखनऊ में तो बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये खबर जब तक बनती और इसको लीड खबर लगाया जाता, तब तक सहारा से आ गया कि आपको एक फुल पेज ऐड दिया जा रहा है। ये मुझे ही नहीं दिया गया, उस दिन बहुत से लोगों को ये ऐड दिया गया और कहा गया कि ये खबर मत लगाइए। तो भाई अब या एक तरफ पेपर की अपनी समस्याएं होती हैं, पैसा आता नहीं है उसमें, तो मैं इस पे तो नहीं माना कि नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस खबर को जो पहले नंबर की लीड होनी चाहिए थी उसको 14 नंबर पे ले जाके कहीं छोटी सी खबर लगा दी गई। और ये सिर्फ हम ही ने नहीं किया, लखनऊ का कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसने इसको लीड खबर बनाया। यह अलग बात है कि आज मैं इसको स्वीकार कर ले रहा हूं, क्योंकि और मैं स्वीकार शायद इसलिए कर रहा हूं कि अब मैं उस रेस में नहीं हूं। ये बात लागू इसलिए मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि जो ये पैसा दे रहा है वो ये डिसाइड करेगा कि खबर कैसी हो। तो इस रेफरेंस को भी समझ लीजिए। दूसरा एक चीज शायद आप लोगों को कुछ को अंदाज हो कुछ को ना हो, अनगिनत पेपर निकल रहे हैं, अनगिनत। हर आदमी हर जिले में कोई ना कोई प्रेस का बना हुआ है। आप एक चीज जान लीजिए, ये जो जिले के खास करके जो जिले के पत्रकार लोग हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है पत्रकारिता। क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, 90% पत्रकारों को जिले में तनख्वाह नहीं दी जाती है, तो उनका खर्चा कैसे चलता है? तो उनसे अपेक्षा यह रहती है कि आप विज्ञापन जो लाएंगे उसमें से एक हिस्सा आपको दे दिया जाएगा, आप उससे चलाइए। जो ज्यादा भद्दा पक्ष है, जो बहुत से चीजें नहीं कहनी चाहिए, या आप अपना जुगाड़ या तो पेपर या तो खबर से धमका के या किसी की चापलूसी करके अगर कुछ पैसा ले रहे हैं, तो वही पैसा आप लीजिए। आप पेपर के से कुछ पैसा लेने की स्थिति में नहीं है।
दूसरी बात, एक चीज और समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के जो पहले सबसे टॉप के 10 पेपर हैं, 10 न्यूज़पेपर हैं, और मैं उसको जल्दी से पढ़ दे रहा हूं, जो हिंदुस्तान के टॉप सारी लैंग्वेजेस मिला के नंबर 1 पे जागरण है, 1,66,00,000 रोज पेपर वो होते हैं, और इसके जो मालिक हैं वो गुप्ता जी हैं। दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है जिसके मालिक भारतीय हैं। तीसरे नंबर पे दैनिक भास्कर है, 1,38,00,000, इसके मालिक अग्रवाल जी हैं। चौथे पे मलयालम मनोरमा है जिसके मालिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के सीरियन क्रिश्चियन लोग हैं, और ये भी बिजनेस कम्युनिटी है। इनका एमआरएफ टायर में भी, इनका मतलब एमआरएफ इंडस्ट्री में भी इनकी स्टेक्स हैं। चौथे जो हैं वो, अरे पांचवें, ये तो चौथे हुए, पांचवा जो सबसे बड़ा पेपर है देश का वो थांती है, तमिल भाषा में, जो नादर कम्युनिटी आती है उस कम्युनिटी के ये लोग हैं। छठा पेपर राजस्थान पत्रिका है, फिर बिजनेस कम्युनिटी। अमर उजाला महेश्वरी जी हैं, फिर बिजनेस कम्युनिटी। आपको वैसे बात वो, लेकिन हर घर में लगता है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी माहौल में ज्यादा रहते हैं। 8वें नंबर पे टाइम्स ऑफ इंडिया, जैन साहब, फिर बिजनेस कम्युनिटी। 9वें नंबर पे फिर मलयालम है मातृभूमि, जिसके वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो मलयाली जैन हैं। ये भी जैन है, कालीकट से पेपर छपता है, मलयाली जैन है, जैन ये भी है। और 10वें नंबर पे जो पेपर आता है वो लोकमत मराठी है, जिसके डरडा जी मारवाड़ी हैं, वो भी उस। सिर्फ कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो 10 प्रिंट मीडिया के पहले 10 पेपर हैं, ये सब बिजनेस हाउस या बिजनेस कम्युनिटी के लोग ही हैंडल करते हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं। तो मीडिया से बार बार ये अपेक्षा रखना कि मीडिया का ये हो गया, मीडिया गिर गई, मीडिया बिक गई, थोड़ा गलत है। वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो बिजनेस होगा, जैसे बिजनेस में फायदा होगा, उस तरह से वो बिजनेस को चलाएंगे। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे बार बार एक हल्ला मच रहा है कि बड़ी मीडिया में गिरावट आ गई, मीडिया तो खत्म हो गई, घुटने टेक दिए। अरे भाई, जब इस राजनीति में की गिरावट आ गई है, राजनीति में कौन कौन लोग पहुंच गए हैं, आप अगर चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, वो भी ये लगता है कि वहां से भी आप अपना बिजनेस पुश कर सकते हैं। सिर्फ नाम के लिए मैं 2-3 नाम ले रहा हूं। अनिल अंबानी जी को भी अपना एम्पायर चलाने के बाद कहीं ना कहीं खुजली थी कि अगर मैं किसी तरह से उसमें घुस जाऊं तो मेरे बिजनेस में भी 4 चांद लग जाएंगे। माल्या जी को भी लंदन भागने से पहले किसी तरह से वो भी राज्यसभा में आ गए थे, तो उनको भी ऐसा लगता था मेरा इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट उससे प्रमोट होगा। राहुल बजाज साहब एक रिस्पेक्टेड आदमी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से राज्यसभा में घुसे। तो इस तरह से तमाम बिजनेसमैन है। तो जिस व्यक्ति का काम ही बिजनेस है, अगर वो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जैसे पवित्र जगहों पे जा रहा है तो बिजनेस ही करने जा रहा है। तो क्यों बिना बात के मीडिया को बार बार टारगेट किया जा रहा है कि बड़ी गिरावट आ गई, बड़ा घुटने टेक दिए? तो या तो आप उस 15 रुपए का पेपर 15 रुपए में खरीदने को तैयार हो, तब मामला बन सकता है। 15 रुपए में आप खरीदेंगे नहीं। दूसरा ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये जो बिजनेस कम्युनिटी, आप छोटे पेपरों की भी अब थोड़ी देर हम बात कर लें। आप शहर का कोई भी छोटा पेपर ले लीजिए। अब लोगों को क्या लग रहा है कि अगर छोटा पेपर हम ले रहे हैं तो उससे उनको एक फायदा हो रहा है। ये जो बिजनेस वाले कर रहे हैं लोग, ये कहीं ना कहीं से एक पेपर का मुखौटा आगे लगाते हैं, क्योंकि उस पेपर का मुखौटा लगाने से वो दरवाजा खोलने की चाबी होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी भी राजनेता के घर में घुसने की। बाकी तो फिर डील हो ही जाएगी। लेकिन ये सारा लोग अपना जो सो कॉल्ड हानि करके भी, लॉस के बाद भी अगर पेपर चला रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि इनका कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट कहीं ना कहीं है। ये तो मैं जिले के पेपर कर रहा हूं। आप सब लोग जिसका कोई कहीं जानने वाला हो, जो
बेसिकली पेपर के मैनेजमेंट के लेवल पे हो। आज ऐसा कौन सा न्यूज चैनल या ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर है जहां पे वो उसके ऊपर, जैसे प्रसून वाजपेयी ने कहा ना कि पीएमओ से फोन आते थे, जहां से पीएमओ या उसके समकक्ष या मतलब कोई देश के शीर्ष नेतृत्व से उसको कंट्रोल ना किया जाए, उसको मॉनिटर ना किया जा रहा हो। कंट्रोल से ज्यादा अच्छा शब्द है मॉनिटर। इसमें बस एक रे ऑफ होप है, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। वो ऐसा लग रहा है कि देखिए, कम्युनिकेशन जब ये सब शुरू हुआ तो प्रिंट मीडिया को ही मीडिया माना जाता था। फिर एक समय आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फायदा यह था कि हर एक आदमी वो जो आईडी बोल लेते हैं वो डंडा लेके दौड़े ना, उसमें नेता को लोगों को भी लगता था अरे वाह मैं क्या बोल रहा हूं, अपना चेहरा सबको अच्छा लगता था बोलते हुए। लेकिन एक तीसरा माध्यम आया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के बाद एक तीसरा माध्यम डिजिटल है। और डिजिटल माध्यम सशक्त है, समाजवादी है और ये सब तक के लिए बराबर है। अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कह सकते हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है। और शायद उसी वजह से देश के कई प्रतिशत लोग डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब प्रसून वाजपेयी जी तो चूंकि नौकरी चली गई इसलिए आ रहे हैं, लेकिन विनोद दुआ ने इसमें एक बड़ी राह बहुत से लोगों को दिखाई है। वो दी वायर से वो अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ी फॉलोइंग है और अपनी बात वो बिल्कुल ठीक से करते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि सारी चीजें खत्म नहीं हैं। डिजिटल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी एक बड़ी रीच है। वो अलग बात है कि उसकी अपनी समस्याएं हैं। डिजिटल को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ट्रोलिंग की जाए, वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा लगता है कि कल के दिन अगर मीडिया को अपनी बात निर्भीक होके अपने मन की बात, इस देश की तरक्की की बात करनी होगी, तो शायद डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम बन के उभरेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।